Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपनी परिवार जी के बाई जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी मौलिक अधिकारों के बारे में, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के बारे में चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जब हम जिक्र करते हैं तो इनका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 4 में, ठीक है। अनुच्छेद का हम जिक्र करें, किस अनुच्छेद में इनका जो वर्णन किया हुआ है तो 36 से लेके 51, ठीक है भी। 36 से लेके 51 जो है उस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए, ठीक है भी। मैंने कई बार आपको बताया है भी भारतीय संविधान के ऊपर बहुत से देशों के संविधान का जो प्रभाव है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एसएससी के या एचएसएससी के बहुत से मॉडल टेस्ट पेपर उठा के देखना, रेलवे के एनटीपीसी के अगर पेपर उठा के देखना, आपको सैकड़ों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ मिलेगा। अभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 51 का क्या है? इनका वर्णन है। अब इनका उद्देश्य क्या है भी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भी, उद्देश्य क्या है, ठीक है भी। खासकर सब इंस्पेक्टर का हरियाणा में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी। इनका जो मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना भी, राज्य का निर्माण करना। यानी इनका उद्देश्य क्या है? जैसे जिक्र करते हैं तो इनका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। ये एचएसएससी ने क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है इनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये चीज आपको क्लियर। मौलिक अधिकार है, अगर उनका हनन होता है तो हम कहाँ चले जाते हैं? न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हम क्या है? न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भाई। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है। अब बहुत से विद्वानों ने जैसे इनके बारे में अलग अलग टिप्पणी की है भी, जैसे के टी शाह ने इसके बारे में कहा है भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, ठीक है भी। यानी अलग अलग जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने इनके बारे में टिप्पणी कहा है। के.टी. शाह का जैसे जिक्र करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी, ठीक है भी, बैंक की सुविधा के अनुसार। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं के.एम. पणिक्कर महोदय ने भी इनके बारे में कहा है। के.एम. पणिक्कर के अनुसार भी इनका ध्येय क्या है? आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना भी। यानी ये बहुत बार पूछा गया है भी आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना भी, समाजवाद लाना, ये कथन किसका है भी? राज्य के नीति निर्देशक। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ये है के.एम. पणिक्कर का भी। के.एम. पणिक्कर महोदय ने कहा था भी इनके अनुसार राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व, इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्षेत्र में क्या है? समाजवाद लाना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था इनके बारे में भी, इसका उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो बारे में इन्होंने टिप्पणी की थी, बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उन्होंने कहा था जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है, और राजनीतिक लोकतंत्र से क्या है? ये भिन्न है। ये जो टिप्पणी है इनके बारे में किसकी है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। इसके अलावा ग्रेनविल ऑस्टिन का जैसे जिक्र करते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है भी, ऑस्टिन नाम आया है बहुत बार। जैसे एसएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा भी, ऑस्टिन ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या टिप्पणी की थी भी? तो इन्होंने भी एक टिप्पणी की थी इसके बारे में। इनके अनुसार इसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज का है। यानी सामाजिक क्रांति का दस्तावेज किसे कहा गया है? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसने कहा था? तो ग्लेनविल ऑस्टिन इसको सामाजिक क्रांति का दस्तावेज का है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एसएससी ने भी पूछा है। तो हम जिक्र कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अब आपको थोड़ी सी इनके बारे में विस्तृत जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है भी। जैसे
36 में क्या वर्णन किया हुआ है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, इनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम जिक्र करते हैं आर्टिकल 36 में क्या दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है आपकी, राज्य की परिभाषा, यानी राज्य की जो परिभाषा पढ़ते हैं वो किसमें, आर्टिकल 36 में भी, ठीक है भी, यानी ठीक है भी, यानी आर्टिकल जो आपका 36 है उसमें क्या दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा, दोनों की परिभाषा इसके अंदर दी हुई है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, परिभाषा दी हुई है, ठीक है भी। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में 37 आता है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद को अधिकार है भी, क्या है, संसद को अधिकार है कि वह नीति निर्देशक तत्वों कानूनों में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है भी, संशोधन कर सकती है, इंपॉर्टेंट है भी, संशोधन कर सकती है। संसद को क्या है, विशेष अधिकार मिला हुआ है 37 के अकॉर्डिंग भी, वो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व के कानूनों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इसके अलावा 38 का जब हम जिक्र करते हैं, आर्टिकल 38 में राज्य का कर्तव्य है भी, राज्य का कर्तव्य है कि राज्यों को जैसे जिक्र किया है भी, राज्यों को क्या है, कुछ राज्यों को कल्याणकारी भी, ठीक है भी, कल्याणकारी योजना लागू करना, ठीक है भी, यानी कल्याणकारी योजना लागू करना, यानी राज्यों का एक कर्तव्य है, राज्यों का क्या है, एक कर्तव्य है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, वह लोगों के कल्याण के लिए कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे उस राज्य के लोगों को क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या है, न्याय मिल सके भी, ठीक है, यानी ऐसा राज्य का कर्तव्य है भी, राज्य के लोगों के लिए ऐसे कल्याणकारी व सामाजिक क्या है कार्य करे जिससे क्या है, उस लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या मिल सके, न्याय मिल सके। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 39 का जैसे हम जिक्र करते हैं, आर्टिकल है 39, तो 39 में आपको ध्यान होना चाहिए, ये भी राज्य का कर्तव्य है भी, राज्य का क्या है, कर्तव्य है। इसमें क्या दिया हुआ है, आय की असमानता को दूर करे, आय की असमानता, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है बहुत बार भी, आय की जो असमानता से संबंधित जो राज्य के नीति निर्देशों का जैसे जिक्र करें तो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आय की असमानता दूर करने के लिए आपका 39 है, आय की असमानता। इसके अलावा पुरुष और महिला का जैसे जिक्र करें भी, पुरुष व महिला के वेतन में भेदभाव न किया जाए भी, भेदभाव न किया जाए, ठीक है भी। एक और यहां आता है समान कार्य समान वेतन भी, ठीक है, समान कार्य समान वेतन भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है भी, यानी समान कार्य समान वेतन जो हम पढ़ेंगे किस आर्टिकल में पढ़ेंगे, ये आपका आर्टिकल रहेगा 39, और इसमें क्या दियो, आय की असमानता दूर की जाए, राज्य का ये कर्तव्य है भी, वो क्या करे, आय की असमानता दूर करे, और पुरुष व महिला के बीच में जो वेतन विसंगतियां है, वेतन का जो भेदभाव भी ना किया जाए भी, ठीक है भी, और समान कार्य समान वेतन भी, समान कार्य और समान वेतन का जैसे जिक्र किया, बहुत बार पूछा गया समान कार्य समान वेतन किस आर्टिकल में, तो 39 में, पुरुष और महिलाओं के बीच में वेतन के लिए किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, ये भी आप पढ़ोगे 39 के अंदर, और आय की असमानता को दूर करने से संबंधित भी आप पढ़ोगे 39 में, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़ना है। 39 में 36 में आपने पढ़ा है परिभाषा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 37 संसद को अधिकार है, 38 में राज्य का कार्य है भी, वो कल्याणकारी योजना लागू करे जिससे सामाजिक आर्थिक न्याय मिले, और 39 में आप पढ़ोगे तो क्या है, वो है आपकी आय की असमानता को दूर करना। अब 39A भी दिया हुआ है भी आपका, 39A ये आपको ध्यान होना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 सॉरी, यानी 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में क्या जोड़ा गया था आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये जोड़ा गया था समान व्यय व निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना भी, ठीक है भी, समान
न्याय समान व्यय व निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर, यानी समान व्यय क्या लिखोगे आप, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये प्रदान की जाएगी। तो ये 39A में है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं आपका है आर्टिकल 40 यानी आर्टिकल 40 का जैसे जिक्र करते हैं, पंचायती राज का प्रावधान है। आर्टिकल 40 में क्या पढ़ोगे आप, है पंचायती राज का क्या दिया हुआ है, इसके अंदर है प्रावधान दिया हुआ है, पंचायतों के गठन से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके आपका ग्राम सचिव का जो पेपर होगा उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायती राज के बारे में अलग से हम क्या करेंगे, क्लास आपकी लेंगे। तो आर्टिकल 40 का जब हम जिक्र करते हैं, 40 में क्या है, पंचायती राज का प्रावधान है भी, पंचायती राज का प्रावधान है भी, ठीक है, प्रावधान प्रत्येक राज्य में भी, क्या लिखोगे आप, है प्रत्येक राज्य में, ये चीज आपको क्लियर, यानी प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, आपके आर्टिकल 40, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, इसी के अंतर्गत जैसे पढ़ते हैं तो ग्राम पंचायतों का संगठन भी, ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे हम जिक्र करते हैं पंचायती जो है पंचायती राज का जैसे जिक्र करा हुआ, नगर पालिका का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो ये आपके आते हैं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, आपके स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आर्टिकल जो 40 है ये बहुत महत्वपूर्ण है भी, ठीक है, हर एक राज्य के लिए जो पंचायती राज का प्रावधान दिया हुआ है इसके अंदर। आर्टिकल जैसे 41 का जब हम जिक्र करते हैं तो आर्टिकल 41 में जो दिया हुआ है, कुछ दशाएं दी हुई है भी, कुछ दशाओं में कार्य पाने का अधिकार भी, ठीक है, पाने का अधिकार दिया हुआ है भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कुछ दशाओं में जिसे कार्य पाने का जो अधिकार दिया हुआ है वो किस में आपको ध्यान होना चाहिए, आर्टिकल 41 के अंदर, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। काम और इसमें आप काम व लोक सहायता का भी जैसे, शिक्षा का भी जैसे जिक्र कर सकते हो, यानी कुछ दशाओं में शिक्षा है, कार्य पालिका का जैसे, और लोक साहित्य का, ठीक है, प्राप्त करने का क्या दिया हुआ है, प्रावधान दिया हुआ है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में आर्टिकल 42 का जैसे जिक्र करते हैं, आर्टिकल है 42, इसमें दिया हुआ है राज्य का ये भी कर्तव्य है भी न्याय संगत, भी राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों को न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध करवाई भी, ठीक है, दशाएं उपलब्ध करवाई भी, ठीक है भी, उपलब्ध करवाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। यानी आर्टिकल 42 में हम पढ़ते हैं भी राज्य का भी ये भी कर्तव्य है भी अपने लोगों को न्याय संगत व मानवीय दशाएं उपलब्ध करवाए कार्य करने के लिए, ठीक है भी, कार्य करने। इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भी महिला कर्मचारियों को प्रसूति सेवा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य भी, ठीक है, राज्य का कर्तव्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य की किस नीति निर्देशक तत्वों में ये प्रावधान किया गया है भी राज्य की जो महिला कर्मचारी उनको प्रसूति सेवा प्रदान करना, ठीक है, राज्य का जो कर्तव्य दिया हुआ है, तो ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 42 के अंदर। यानी राज्य का एक कर्तव्य है भी अपने लोगों को न्याय संगत व मानवीय दशा उपलब्ध करवाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे 43 का हम जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका 43 भी राज्य का कर्तव्य है भी, वो न्यूनतम मजदूरी का हम जिक्र करते हैं ना भी, न्यूनतम मजदूरी का जैसे जिक्र करें तो न्यूनतम मजदूरी का जो प्रावधान किया हुआ है वो किसमें, आर्टिकल 43 के अंदर भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी है यानी उस
जैसे हम पढ़ते ना इस चीज के बारे में भी, कम से कम जो मजदूरी है वो तो आपको देनी पड़ेगी। तो न्यूनतम मजदूरी का जो प्रावधान किया हुआ है वो किसमें, आर्टिकल 43 के अंदर इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 43 में क्या पढ़ते हैं, राज्य का कर्तव्य है भी, ये भी क्या है, राज्य का कर्तव्य है, क्या है, न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम है मजदूरी से संबंधित जैसे जिक्र करते हो भी, न्यूनतम है मजदूरी इसका कर्तव्य। इसके अलावा अवकाश सुनिश्चित करना भी, न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ वीकली रेस्ट देने का जैसे जिक्र करते हैं, अवकाश सुनिश्चित करने का जो प्रावधान किया है वो किसमें, आर्टिकल 43 में भी, यानी अवकाश सुनिश्चित करना, अवकाश है सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ कुटीर उद्योगों का विकास भी, कुटीर उद्योगों का विकास करना भी क्या है, कुटीर उद्योगों का विकास है करना भी इनका क्या है, कर्तव्य है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे 43A और B भी बना हुआ भी, 43A और 43B भी, ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। 43A में क्या प्रावधान किया है यानी उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करना, यानी 43A में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। और 43B में है सहकारी समितियों का गठन भी, यानी सहकारी समिति, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सहकारी समितियों का गठन भी, सहकारी समितियों का गठन भी, ठीक है, यानी सहकारी समितियों का जो गठन पढ़ेंगे वो राज्य के किस नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ेंगे, तो ये रहेगा आपका आर्टिकल है 43B में भी, 43B, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आर्टिकल आपका 44 जो है 40, ठीक है भी, 44 का जैसे जिक्र करते हैं तो ये भी राज्य का कर्तव्य है भी, क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि वह समान नागरिक संहिता लागू करे, कि वह समान नागरिक संहिता लागू करे भी, ठीक है, लागू करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है भी, यानी क्या है आर्टिकल 44 में हम पढ़ेंगे भी, राज्य का ये कर्तव्य है भी वह समान नागरिक संहिता लागू करे भी, वह समान नागरिक संहिता लागू करे। गोवा भारत का प्रथम राज्य है भी, गोवा भारत का प्रथम राज्य है जिसने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू की थी, ठीक है भी, यानी गोवा भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की थी। तो समान नागरिक संहिता जो राज्य का कर्तव्य दिया है वो किस में पढ़ेंगे, आर्टिकल 44 के अंदर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं आर्टिकल 45 जो आपका रहेगा, आर्टिकल 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 में क्या दिया हुआ है, 0 से लेके 6 वर्ष तक भी, 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य है भी। आर्टिकल 45 में क्या पढ़ेंगे, 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को भी, वर्ष के बच्चों को, ठीक है भी, बच्चों को निःशुल्क भी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 45 के अंदर। इसी के अंतर्गत आपको ध्यान होना चाहिए, इसी में आता था पहले जैसे 6 से 14 साल के बच्चे का भी हम पढ़ते हैं भी, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को भी शिक्षित करना, ये भी राज्य का मौलिक कर्तव्य होता था। परंतु 2002 में भी क्या है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 21A में क्या जोड़कर इसको मौलिक अधिकार बना दिया भी, क्या बना दिया है, मौलिक अधिकार। तो हम जिक्र करेंगे 6 से 14 साल के बच्चे को जो शिक्षा का जो अधिकार दिया हुआ है 21A में है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 का 51 क का जैसे जिक्र करते हैं तो उसमें एक मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य यही है कि 6 से 14 साल के बच्चे को उसके माता पिता या उसका जो अभिभावक है उसको शिक्षित करना उसका कर्तव्य है। बच्चे को क्या दिया है, ये मौलिक अधिकार भी दिया। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं आर्टिकल 46 भी, आर्टिकल 46 जो है इसमें क्या है, SC ST से संबंधित है। SC ST
इसके साथ साथ जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर दुर्बल वर्ग की शिक्षा व आर्थिक स्थिति को सुधारना, यानी शिक्षा व आर्थिक स्थिति भी, शिक्षा व आर्थिक स्थिति सुधारना भी, ठीक है, स्थिति सुधारना है और शोषण से विचारना है भी। क्या है? शोषण से बचाना भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो आर्टिकल 46 में हम SC ST और दुर्बल वर्ग है उसको शिक्षित करना, आर्थिक सुधार करना और शोषण से बचाने से संबंधित क्या इसमें प्रावधान दिए हुए हैं। इसके अलावा आर्टिकल 47 का जब हम जिक्र करते हैं पोषाहार, ठीक है भी, पोषाहार का जैसे जिक्र करते हैं, पोषाहार एवं जीवन स्तर में सुधार भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी पोषाहार एवं जीवन स्तर में सुधार करना भी, पोषाहार एवं जीवन स्तर में सुधार करना। और पोषाहार और जीवन स्तर सुधार करने के मामले में राज्य क्या कर सकता है? कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, मादक पदार्थ हो गए, जिसे किसी भी तरह का नशा करना क्या है? प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि वो आपको ध्यान होना चाहिए किसके अंतर्गत आता है? जीवन स्तर को सुधारता नहीं है भी, ठीक है। यानी पोषाहार और जीवन स्तर के सुधार के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है? कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ और कुछ ऐसे पेय पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगा सकती है जो मानव को नुकसान पहुंचा रहे, मानव को नुकसान पहुंचा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 का जिसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 40, ये कृषि पशुपालन और राज्यों में वैज्ञानिक उपकरण का विकास करना भी, ठीक है भी, विकास करना। यह भी राज्य का क्या है? आपका एक ध्यान होना चाहिए, राज्य का कर्तव्य है भी कृषि पशुपालन और राज्यों के वैज्ञानिक उपकरण का विकास करना। ये पढ़ेंगे हम 48 में भी। अब 48 के साथ आपको ध्यान होना चाहिए, एक 48A भी बना है भी, 48A, ठीक है। ये आपका बना था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1976 में, ठीक। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों को संरक्षण भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। कब जोड़ा गया था? 48A 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा व वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जिक्र किया इसका भी। पर्यावरण की सुरक्षा व वन्य जीवों का संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान दिए हुए राज्य का जो कर्तव्य दिया वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 48A में दिया हुआ है। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं आपका आर्टिकल 49 जो दिया हुआ है, आर्टिकल 49 का जैसे जिक्र करते हैं, 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान किया हुआ है भी राष्ट्रीय जो हमारे स्मारक हैं उन स्मारकों को संरक्षण जो प्रदान किया गया भी किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 49 में भी। आर्टिकल 40 क्या लिखोगे आप? 9 का जैसे जिक्र करोगे, 49 में पढ़ोगे राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा व संरक्षण भी, ठीक है भी, सुरक्षा व संरक्षण इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप घूमने जाओगे, राष्ट्रीय जो हमारी धरोहर है उसके संबंधित संरक्षण से संबंधित कुछ ऐसे नियम दिए हुए हैं भी, आप वहां पर जब भी जाओगे तो वहां पर पढ़ सकते हो। तो ये भी राज्य का एक कर्तव्य है भी, उनको सुरक्षित करना है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 49 में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 50 में, हम जिक्र करते हैं आर्टिकल 50 में, तो राज्य में कार्यपालिका व न्यायपालिका पृथकीकरण भी। राज्य में कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथकीकरण, ठीक है भी। तो ये जो हम पढ़ेंगे, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग जो राज्य में बांटा हुआ है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल पढ़ोगे आप 50 का भी, आर्टिकल 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद में लास्ट और अंतिम जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर 51 नंबर का जैसे जिक्र करते हो, तो ये आपका है राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति
राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंध व आंतरिक व बाहरी शांति को कायम रखना भी, ठीक है, कायम है रखना। यानी क्या है, राज्य का भी ये कर्तव्य भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध व आंतरिक व बाहरी शांति को कायम करना भी, या उसके लिए प्रयास करना। ये जो हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, आर्टिकल 51 के अंदर पढ़ेंगे। आर्टिकल 51 तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग जैसे हम जिक्र कर रहे थे 4 का, जैसे आर्टिकल हम जिक्र कर रहे थे 36 से 51। तो 36 से 51 जो दिए हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीच बीच में से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय जो स्मारक है आपका, उनको संरक्षण और सुरक्षा किस आर्टिकल के अंतर्गत दी हुई है, तो 49 का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। मतलब अलग अलग तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 47 का जैसे पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से भी क्या दिया हुआ है। 48 का जैसे जिक्र कर सकते हैं। 48A बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है भी, यानी वनों का जैसे संरक्षण से है, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, कब जोड़ा गया था, क्यों जोड़ा गया था, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। आर्टिकल 40 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज्यों में पंचायती राज का जो प्रावधान दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 44 का जैसे जिक्र करते ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग जो आपके आर्टिकल दिए हुए हैं सभी के सभी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली परीक्षा में आपके यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और खासकर जो ग्राम सचिव का जैसे पेपर होगा उसमें से आपका आर्टिकल 40 यानी 40 तो आपका जरूर पूछा जाएगा। तो आप उसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना और उसको बड़े ध्यान से अपने मन के अंदर संजोए रखना। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चों को एक बार जय हिंद, जय भारत।